प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने कोपल का पाठ 4 संज्ञा पढ़ा। इसमें हमने संज्ञा के बारे में जाना। संज्ञा किसे कहते हैं, है ना। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को कहा जाता है। भाव को भी हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी का व्यक्तिगत नाम। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति का बोध कराए, किसी समूह का बोध कराए। और तीसरा भाववाचक संज्ञा, इसमें हमें भाव का बोध होता है ना। अब बारी आती है भाववाचक संज्ञाओं की रचना कैसे होती है। कुछ शब्द और मूल रूप में भाववाचक संज्ञा होते हैं, किंतु भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। अब भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनती है? नंबर 1, जातिवाचक कैसे बनती है? कवि से कविता। कवि आपका जातिवाचक शब्द है ना। बहुत सारे कवियों के लिए बता रहा है। कविता आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाती है। डाकू खूब सारे होते हैं, है ना, तो वो जातिवाचक में आएगा। और डकैती भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। नंबर 2 पे है सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा। अब इसमें सर्वनाम है अपना। अपना से अपनापन बन जाएगा, स्व से स्वत्व बन जाएगा, पराया से परायापन, है ना। 2 प्रकार से बन गया हमारा। तीसरा प्रकार है हमारा विशेषणों से भाववाचक संज्ञा। विशेषण शब्द जो है उनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जैसे अधिक आपका विशेषण शब्द है ना। अधिकता भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। कठिन आपका विशेषण शब्द है और कठिनाई भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। अब नंबर 4, अव्ययों से भाववाचक संज्ञा। ऊपर शब्द अव्यय है और उससे ऊपरी शब्द जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा बन जाता है। धिक आपका अव्यय है, धिक्कार भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। वाह आपका अव्यय है, वाहवाही आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। अब नंबर 5 है क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा। क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना। उड़ना एक क्रिया है, उड़ान, उसमें फीलिंग आती है, उसमें भाव आता, तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। और खोदना एक क्रिया है और खुदाई भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। ये 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब बात आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्ति विशेष के लिए न करके उसके गुण, दोष, स्वभाव, कार्य आदि के बोध हेतु किया जाता है, तब वह व्यक्तिवाचक के स्थान पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे जयचंदों ने देश का सर्वनाश किया। जयचंद एक व्यक्तिगत नाम है ना, लेकिन उसकी जो हरकतें हैं, उस धोखा देना करना, तो जयचंद जितने भी हैं तो वो धोखेबाज हैं, तो उनने देश का सर्वनाश किया है। तो एक नाम से एक इस प्रकार की जाति बन जाती है। गांधियों ने सदा बलिदान किया है। गांधियों मतलब गांधी जी के नाम, उनका व्यक्तिगत नाम है, लेकिन बलिदान उनका जो गुण बताया गया है बलिदान, तो जिस बलिदान देने वालों को गांधी नाम दिया गया है ना। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाए। अब गांधी तो व्यक्तिगत नाम है, लेकिन वह जातिवाचक संज्ञा में आ गया, है ना। उपयुक्त वाक्यों में जयचंद और गांधी शब्द व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा हो गए हैं। अब बारी आती जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जब जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराने के लिए प्रयुक्त की जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे नेताजी ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब नेताजी किसके लिए? नेता वैसे तो है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन किसके लिए आया? सुभाष चंद्र बोस के लिए। तो जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदल गई है। बापू ने बेसहारा लोगों को साबरमती आश्रम में रख लिया है। बापू वैसे जातिवाचक संज्ञा में आता है, लेकिन यहाँ पर गांधी जी के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में बन गया है ना। तो अब उसके बाद
उपयुक्त वाक्यों में नेताजी और बापू शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए हैं। अब आता है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो ये कैसे होता है, अब देखिए, भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, लेकिन यदि इनका प्रयोग बहुवचन में हो तो वे जातिवाचक संज्ञा हो जाती हैं। जैसे बलिदानों से ही स्वाधीनता मिलती है। बलिदान भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब बहुवचन बलिदानों हो गया तो वो खूब सारे बलिदान, तो जाति बता रहा है, उसका समूह बता रहा है। घरेलू हिंसाओं से समाज आहत है। हिंसा आपकी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन बहुवचन में हिंसाओं जब आ गया है तो वो जाति एक तरह का वो बता रहा है, जाति उसकी हिंसा वाली जाति बता रहा है ना। अब उक्त वाक्यों में बलिदानों तथा हिंसाओं शब्द बहुवचन होकर जातिवाचक संज्ञा हो गए हैं। अब उसके बाद कई विद्वानों ने दो और हमारे बताए हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी पदार्थ या द्रव्य के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि, और पेट्रोल भी इसी में आता है। समुदायवाचक अथवा समूहवाचक संज्ञा, वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय अथवा समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक अथवा समूहवाचक कहते हैं, जैसे अधिकारी वर्ग, शिक्षक गण, है ना, और कर्मचारी गण, बटालियन, सेना, तो ये समुदायवाचक में आ जाते हैं। अब हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं बेटा, हम पुनरावृत्ति करेंगे इस पाठ की। 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अंग्रेजी के प्रभाव के कारण अब 2 नए भेद और माने गए हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्ति विशेष के लिए न करके उसके गुण, दोष, स्वभाव, कार्य आदि के बोध हेतु किया जाता है तो वह कौन सी संज्ञा बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा। जब जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराने के लिए प्रयुक्त की जाती तो वह कौन सी संज्ञा बन जाती बेटा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं अभी। बहुवचन में प्रयुक्त होने पर भाववाचक संज्ञाएं कौन सी संज्ञा बन जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं की रचना 5 प्रकार से की जाती है जातिवाचक संज्ञा से: सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। अब देखिए, अब बारी आती है हमारी पुस्तक अभ्यास की, जिसे बेटा हम कल करेंगे। आज का पाठ हमारा यहीं पूर्ण हो जाता है और इसको आप ध्यान से पढ़ें और इस पाठ में से आप 5 या 7 प्रश्न बना करके उनके उत्तर लिखेंगे। पुस्तक अभ्यास अपन कल करेंगे। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।